हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। शायद आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को मैंने पहले बताया था, मैं आपके सामने कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बनने वाले सभी जीके जीएस के क्वेश्चन के लिए बेहतरीन लेवल की कॉन्सेप्ट क्लास जीएस की लेके आने वाला हूं। तो आज उस क्लास का पहला वीडियो है और उस जीके की क्लास का आज हम पहला शुरुआत कर रहे हैं। तो भाइयों, आप भी सपोर्ट कीजिएगा। मैं भी जितना हो सके फुल प्रयास कर रहा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छे जानदार कॉन्सेप्ट लेके आऊँ आपके सामने, जिससे आपको भी अच्छा लगे मेरी वीडियो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले भाइयों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर क्लासेस को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए, बिना किसी रुके, बिना किसी मुद्दे के, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आपके सामने आज का टॉपिक है, बहुत जल्द आने वाला है। लीजिए, आ गया आपका फेवरेट टॉपिक। आपके सामने आज का टॉपिक आ गया यूएनओ। मैंने बहुत सोचा और समझा क्यों ना पहला टॉपिक क्या बनाया जाए, क्या बनाए, तो आखिर मुझे मिल गया रात न्यूज़ देखते समय कि आपके सामने एक शब्द बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा होगा, यूएनओ। जैसा कि मैं बताऊं कैसे प्रयोग हो रहा होगा, आपने सभी एग्जाम्स में देखा होगा यूएनओ का हेडक्वार्टर और यूएनओ के वर्तमान अध्यक्ष, यूएनओ की स्थापना। बस वन लाइनर में तो यही आता है, बस और भी आ जाता है थोड़ा बहुत। तो यूएनओ से बनने वाले आज हम सभी क्वेश्चंस जितने भी डिस्कस हो सकते हैं वही करेंगे। अर्थात यूएनओ में आज पूरी जानकारी बेसिक से लेके 0 से 100 तक चलेंगे। तो आज आपको पता ही होगा, जैसे आपको उदाहरण दे दूं यूएनओ के, आपने न्यूज़पेपर, टेलीविजन्स में भी, समाचारों में भी देखा होगा कि भारत ने किया रूस यूक्रेन युद्ध में रूस के खिलाफ मतदान, ऐसे करके, और यूएनओ ने रूस को दी चेतावनी, ऐसे करके ये जो है उसी संगठन के बारे में बातें करते हैं। तो भाइयों, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इसकी बेसिक नॉलेज के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आज आपके सामने पहले तो पेंसिल का उपयोग बहुत ही कम करने वाला हूं, क्योंकि पेंसिल ज़्यादा ठीक से चल नहीं रही है, इसीलिए ज़्यादा नहीं करूंगा। तो भाइयों, मैं आपको बता दूं यूएनओ क्या है। यूएनओ एक ऐसा संगठन है जो विश्व स्तर पर, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर शांति के लिए और सभी राष्ट्रों में, अर्थात देशों में मित्रता की भावना हेतु एवं व्यापार, ट्रेडिंग एवं एक देश जो एक दूसरे पर निर्भर हैं उनकी अच्छी तरह ट्रेडिंग, और जो आम आदमी हैं, अर्थात मानवा जो विश्व के मानवाधिकार हैं, मानव के जो अधिकार हैं, उनके लिए बनाया गया है। अर्थात देशों की शांति के लिए बनाया गया है, कहने का मतलब ये है। तो मैं आपको बता दूं, आपने पढ़ा होगा, सभी जगह पढ़ा होगा कि यूएनओ की स्थापना, यूएनओ का हेडक्वार्टर और यूएनओ के महानिदेशक, ये तो पढ़ा होगा। लेकिन बात करते हैं, क्या पहले यूएनओ जैसा कुछ था? क्या पहले कोई यूएनओ था? तो जी हाँ, बिल्कुल था। आपने सही सुना, पहले भी बहुत कुछ था। तो बात करते हैं बिल्कुल 0 से, क्योंकि जो वर्तमान का यूएनओ है वो उसी की आधारशिला पर बनाया गया है। तो आइए बात करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले बात करते हैं यूएनओ का उदय। यूएनओ का जन्म कहाँ से हुआ, कैसे हुआ यूएनओ का उदय? आपके सामने कॉन्सेप्ट आ गया होगा, कैसे हुआ यूएनओ का उदय। तो लीजिए, आपके सामने लेके आ रहा हूं मैं। आपको पता होगा जो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला, प्रथम विश्व युद्ध। चलो, अब विश्व युद्ध की बातें कर ली हैं, तो प्रथम विश्व युद्ध के बारे में भी कुछ थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो सुनिएगा गौर से। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस प्रकार मानी जाती है कि ऑस्ट्रिया एवं हंगरी का उत्तराधिकारी आर्चड्यूक फेर्डिनेंड, जिसकी हत्या की गई थी
तो ऑस्ट्रिया एवं हंगरी ने अपने उत्तराधिकारी का जो हत्या थी उसका जिम्मेदार सर्बिया को माना था। जो हत्या 28 जून 1914 को की गई थी, उसी हत्या के फिक्स बिल्कुल एक महीने बाद अर्थात 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया एवं हंगरी ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। सर्बिया पर आक्रमण कर दिया तो इसी आक्रमण में और बहुत से देश जुड़ते गए। इन सभी देशों से कोई किसी की तरफ तो कोई किसी की तरफ। जैसे इसमें दो गुट बने थे। पहला बना था केंद्रीय शक्तियां, जिसमें ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी और तुर्की का ओटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया था। और दूसरी तरफ जो राष्ट्र बने थे वो थे मित्र राष्ट्र, जो आपने सुने होंगे वर्तमान में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस थे, जो सर्बिया के समर्थन में थे। तो ये सभी राष्ट्र आपस में लड़ने लगे। तो यही इतने देशों का, जब आपको पता है विश्व युद्ध क्या होता है? विश्व युद्ध होता है जब कोई मुद्दा या विवाद एक से अधिक देशों के मध्य एक ही हो, अर्थात एक वह चल रहा हो, अर्थात उसमें ज्यादा जनधन की हानि हो, वही आगे चलकर विश्व युद्ध का रूप ले लेता है। जो एक छोटे से राजनीतिक तौर पर हुआ हिंसा, अर्थात उत्तराधिकारी की हत्या, जैसे आर्चड्यूक फर्डिनेंड थे, उनकी इस हत्या ने, इसी घटना ने आगे चलकर बहुत ज़्यादा ये विस्तार होती गई और उसका विश्व युद्ध का रूप ले लिया, जिसमें सर्बिया के समर्थन में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रिया एवं हंगरी के समर्थन में थे आपके तुर्की और जर्मनी और ओटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया। तो ये थे। और जो ऑस्ट्रिया के समर्थन और हंगरी और ऑस्ट्रिया के समर्थक थे, उन्हें केंद्रीय शक्तियां कहा गया। और जो सर्बिया के समर्थक थे वो मित्र राष्ट्र थे। तो बस आज ज़्यादा विश्व युद्ध पर, प्रथम विश्व युद्ध पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट कुछ हटके है, कुछ और है। इसीलिए बस इतना ही है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध भी विस्तार पूर्वक लेके आऊँ, तो कृपया वीडियो को कमेंट करें और वीडियो को बताएं कि कैसा रहा वीडियो। आप बताएं कमेंट में, मैं आपका लिए नेक्स्ट टॉप क्या तैयार करूं। तो मैंने जैसा आपको बताया, जो ऑस्ट्रिया एवं हंगरी का जो उत्तराधिकारी था, उसकी हत्या 28 जून 1914 को की गई। उसी हत्या के बिल्कुल एक महीने बाद अर्थात 28 जुलाई, मैंने आपको बताया था पेन का उपयोग बहुत कम करने वाला हूँ क्योंकि पेन आज सही नहीं है। 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया एवं हंगरी ने सर्बिया पर हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया। इसी युद्ध ने प्रथम विश्व युद्ध का रूप ले लिया। जब इसमें बहुत से राष्ट्र उतर आ गए तो ये विश्व युद्ध बन गया। इस विश्व युद्ध की जनधन हानि को देखकर इसे वर्सराय की संधि के द्वारा, जो 1919 में की गई, रोका गया। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति आपके लिए मेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। एक, प्रथम विश्व युद्ध की कैसे रोका गया? प्रथम विश्व युद्ध को वर्सराय की संधि 1919 के द्वारा रोका गया था। दूसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत ऑस्ट्रिया एवं हंगरी के द्वारा सर्बिया पर हुए हमले के कारण हुई थी, जिसमें आगे चलकर बहुत से राष्ट्र शामिल हो गए थे। और आपके लिए दूसरा क्वेश्चन बनता है, ऑस्ट्रिया एवं हंगरी के उत्तराधिकारी की हत्या कब की गई थी? तो वो 28 जून को की गई थी, 28 जून 1914 को। और इसी के एक महीने बाद युद्ध की शुरुआत हुई। तो युद्ध की शुरुआत कब हुई थी आपको बता दूं, 28 जुलाई 1914। तो यह युद्ध इतने टाइम तक हुआ। तो अब बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला। एक और क्वेश्चन कवर करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 28/7 और 1914 से आपका 11 नवंबर 1918 तक चला। प्रथम विश्व युद्ध 8/7/14 से
11/9/18 तक चला, जो कि 4 साल चला। इसी 4 साल के बाद 1919 में वर्सराय की संधि हुई और प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। जब प्रथम युद्ध समाप्त हुआ तो उसके पश्चात जनगणना एवं आय के संबंध में हानियां, लाभ, हानियां सब कुछ देखा गया कि राष्ट्रों को कितना लाभ और कितनी हानियां हुई हैं। तो उस जनगणना के अनुसार, अर्थात उस अनुमान के अनुसार देखा गया कि कितनी मौतें हुई हैं, कितनी। तो तब देखा गया कि इतनी अधिक जन एवं धन की हानि और राष्ट्रों के आपस में दुश्मनी और आपस में व्यापार न होना, क्योंकि सभी राष्ट्र आपको पता है एक दूसरे पर निर्भर हैं, आपको पता होगा। तो कोई कहीं से कपड़ा मंगाता है, कोई कहीं से टेक्नोलॉजी मंगाता है उसी प्रकार से एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। तो ऐसे ही प्रथम विश्व युद्ध के नतीजों को देखते हुए ये सभी राष्ट्रों द्वारा डिसाइड किया गया, निर्णय लिया गया कि कोई ऐसा संगठन बनाया जाए जो कि द्वितीय विश्व युद्ध को न होने दे। मतलब जो प्रथम विश्व युद्ध में हुआ, जैसा कि एक बार 1914 से 1918 तक हो गया, अर्थात प्रथम विश्व युद्ध, जन एवं धन की हानि, तो ऐसा ही कोई युद्ध भविष्य काल में ना हो, अर्थात फ्यूचर में ना हो। ऐसी कोई जन धन की हानि आगे भी ना हो, सभी राष्ट्र आपस में मिलकर रहें। तो आपको पता है एक बार रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए चुटके, जो फिर ना जुड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए, वो तो सुना ही होगा आपने। तो एक बार बस मित्र तो बन सकते हैं, लेकिन पहले जैसा वो मिठास नहीं रहता। तो वही नतीजा हुआ आगे चलकर। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए एक शांति हेतु संगठन बनाया गया, जिसे लीग ऑफ नेशन कहा गया, अर्थात जिसे लीग ऑफ नेशन का नाम दिया गया, जिसका कार्य था विश्व में शांति रखना और राष्ट्रों को आपस में मित्र की भावना में रखना। तो आइए जानते हैं प्रथम यूएनओ, इसे ही विश्व का प्रथम यूएन कहा जाता है। यूएनओ, प्रथम यूएनओ कौन सा था? लीग ऑफ नेशन। तो जानते हैं लीग ऑफ नेशन के बारे में। आइए, लीग ऑफ नेशन जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, लीग ऑफ नेशन की स्थापना 1 जनवरी 1920 को की गई थी और इसमें मुख्य रूप से अमेरिका का हाथ था इसकी स्थापना कराने में। तो मुख्यालय इसका जिनेवा यूएसए में ही रखा गया। इसमें जब स्थापना हुई तो उसमें समय सदस्यों की संख्या 43 थी, लेकिन आगे पीछे होते गए, कुछ निकलते गए, कुछ जुड़ते गए, उसके अनुसार इसमें कंडीशन चढ़ती बढ़ती रही। मतलब एक स्थायी सदस्य नहीं रहे कि कितने सदस्य हैं। और ये जो आपके सामने सिंबल है, ये ईस्ट ऑफ नेशन का सिंबल है आपके सामने जो मैंने लगाया है। तो आइए मैं आपको वो भी दे देता हूँ कौन सा राष्ट्र कब जुड़ा लीग ऑफ नेशन में। आपके सामने जो ग्राफ बना दिया है, ग्राफ का भी मैंने पूरी तरह पिक्चर दे दी है, ग्राफ का भी पूरी तरह लगा दिया है, देखिएगा इसमें कौन सा राष्ट्र कब जुड़ा हुआ है, इसके आगे कलर दिए हुए हैं और आप उससे देख सकते हो। तो इससे नहीं हो पाया। अब बात करते हैं कहाँ गया लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन जैसा कि मैंने आपको बताया था, यह बनाया था सेकेंड वर्ल्ड वार को रोकने के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने हेतु बना गया था लीग ऑफ नेशन, लेकिन इससे नहीं हो पाया। मतलब इससे शांति स्थापित नहीं हो पाई और लीग ऑफ नेशन भंग हो गया, अर्थात लीग ऑफ नेशन का कोई महत्व नहीं रहा और यह टूट गया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, जो भी मैंने बताया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध होने के कारण लीग ऑफ नेशन का अस्तित्व खत्म हो गया। तो जानते हैं प्रमुख कारण क्या थे लीग ऑफ नेशन के टूटने के? तो लीजिए आपके सामने स्क्रीन पर आ गए हैं। संगठन के भंग होने के मुख्य कारण, नंबर पहला सबसे मेन कारण है देशों का आपस में युद्ध के हमले। जो मैंने बताया था आपको, एक बार जो जिसमें दरार पड़ जाए वो कभी भरी नहीं जा सकती। उसी प्रकार वही हुआ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुए जो राष्ट्र थे उनमें आपस में फिर दोबारा से युद्ध होने लगे, हमले होने लगे। एक तो वो सबसे बड़ा मेन कारण माना गया। फिर दूसरा बात, जापान द्वारा किया गया मंचूरिया एवं
अबिसिनिया पर हमला एवं जर्मनी द्वारा किए गए ऑस्ट्रिया एवं चेकोस्लोवाकिया पर किए गए हमले। अर्थात एक तो हमले और दूसरी बात संगठन के पास कोई भी पावर न होना, शक्ति न होना। अर्थात संगठन ने इन हमलों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की, इन्हें नहीं रोका। अर्थात संगठन का अस्तित्व इतनी अच्छी तरह से विकसित नहीं हुआ था, संगठन की पहचान इतनी ज़्यादा नहीं थी। दूसरी बात करते हैं अगली, संगठन पर देशों का विश्वास न होना, यह भी एक महत्वपूर्ण कारण है। संगठन पर देशों का विश्वास नहीं था, मतलब संगठन पर लोग बहुत कम यकीन करते थे। अर्थात राष्ट्रवाद की भावना बहुत ज़्यादा थी अंतर्राष्ट्रीय भावना के मुकाबले। यह संगठनों पर देशों का विश्वास क्यों नहीं हुआ, वो इसीलिए क्योंकि आप नीचे चौथा नंबर का देख रहे हो, संगठन की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले देश अमेरिका का ही उसमें शामिल न होना। जब आपने ही कोई योजना शुरू की, अर्थात आपको पता होगा मोदी जी जब कोई सफाई कर्मचारी की योजना निकालते हैं, सबसे पहले काम उसमें मोदी जी ही करते हैं, तभी तो नेक्स्ट जनरेशन और नेक्स्ट लोग उसे आगे फॉलो करते हैं। लेकिन जिसने इसकी स्थापना की वही अमेरिका ने उसको नहीं स्वीकारा। तो इसीलिए संगठन पर देशों का विश्वास नहीं हुआ। अर्थात यह भी एक प्रबल कारण है लीग ऑफ नेशन के टूटने का। एवं तीसरा कारण है संगठन का अपने कार्यों हेतु देशों पर निर्भर होना। अर्थात आप अभी सब पढ़ रहे हैं, अर्थात वर्तमान में स्टडी कर रहे हैं एग्जाम के लिए, अपनी जॉब के लिए, नौकरी के लिए, तो आप सभी आप खुद अपने आप पर निर्भर तो नहीं है। अधिकतर लोग किस पर निर्भर हैं? माता पिता पर। अर्थात फीस एवं शिक्षा दीक्षा के लिए किस पर निर्भर हैं? माता पिता। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य है आप इकोनॉमिक मतलब आर्थिक रूप से पैसे के लिए किस पर निर्भर हैं? माता पिता पर। तो वही संगठन के पास खुद इतना पैसा नहीं था कि वह इतनी व्यवस्था कर सके, तो यह सभी राष्ट्रों पर निर्भर था, जो कि राष्ट्रों द्वारा इसे समय पर पैसा नहीं दिया जाता था, ना ही कार्यवाही, जिसके कारण ना ही कार्यवाही ना ही मीटिंग वगैरह बैठकें हो पाती थी, एवं असुविधा होने के कारण लीग ऑफ नेशन टूट गया। और सबसे बड़ा कारण तो आपको पता ही है क्यों टूटा, क्योंकि इसका मुख्य कारण था प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध को रोकना। लेकिन लीग ऑफ नेशन से नहीं हो पाया और 1939 में द्वितीय विश्व हो गया। द्वितीय विश्व होने के बाद लीग ऑफ नेशन खत्म हो गया, लीग ऑफ नेशन टूट गया, भंग हो गया। तो इसके भंग होने के बाद अब द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ 1945 में, जब 1945 यह युद्ध चला, द्वितीय विश्व युद्ध आपको 1939 से 45 तक चला लगभग। तो इसके चलने के बाद एक पुनः राष्ट्रों द्वारा एक ऐसे संगठन के बारे में सोचा गया जो कि तृतीय विश्व युद्ध को रोक सके, अर्थात राष्ट्रों में शांति की भावना रख सके, बिल्कुल लीग ऑफ नेशन की तरह। लीग ऑफ नेशन को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए बनाया गया था, लेकिन यूएनओ को उसी आधारशिला पर तृतीय विश्व युद्ध के लिए बनाया गया। उस संगठन को ही यूएनओ का नाम दिया गया, जो कि लीग ऑफ नेशंस की आधारशिला पर रखा गया था। तो बात करते हैं यूएनओ जो वर्तमान में है। यूएनओ एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुए द्वितीय विश्व युद्ध जब द्वितीय विश्व हो गया, उसके बाद तृतीय विश्व युद्ध अर्थात विश्व शांति एवं सुरक्षा एवं आर्थिक विकास एवं सामाजिक विकास एवं मानवाधिकार को विश्व में बनाए रखने के लिए, अर्थात विश्व में शांति और सामाजिकता बनाए रखने के लिए और मित्रता बनाए रखने के लिए एक संगठन का निर्माण हुआ, जिसे यूएनओ का कहा गया, अर्थात यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा गया। तो चलिए यूएनओ के बारे में अच्छी तरह और विस्तार से कॉन्सेप्ट करते हैं, क्योंकि आज का हमारा मुद्दा ही यूएनओ के बारे में जानना है। आपको जो दिख रहा है
2 पत्तियां, उसके बीच में पृथ्वी लगी हुई है, ये यूएनओ का सिंबल है। तो आइए यूएनओ के बारे में जानते हैं। यूएनओ यूएनओ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद तृतीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को की गई, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में रखा गया। इसमें वर्तमान सदस्यों की संख्या 193 है, 193, जिसमें सबसे नवीनतम सदस्य जो है वो दक्षिणी सूडान है। कौन सा है? दक्षिणी सूडान अर्थात साउथ सूडान, जो कि 4 जुलाई 2011 को, वो 14 जुलाई 2011 को यूएनओ का सदस्य बना है। अर्थात मैं आपसे पूछूं, विश्व का पहला यूएनओ लीग ऑफ नेशंस, उसकी स्थापना 1 जनवरी 1920, कब तक चला? द्वितीय विश्व युद्ध तक। तो समझ गए होंगे उसका मुख्यालय कहाँ था? जिनेवा में। ठीक है, आगे चलते हैं, यूएनओ के बारे में और विस्तार से जानकारी लेते हैं। जो यूएनओ जो देखा रेखा कार्य करता है, उसका एक प्रबंधक होता है। यूएनओ का जो सभी लेखा जोखा अंतर्गत, उसके एक व्यक्ति के अंतर्गत सभी सभाएं होती हैं, उसे यूएनओ का महासचिव कहा जाता है, जो है वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस, जो कि एक पुर्तगाली नागरिक हैं, जिनका फोटो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये हैं एंटोनियो गुटेरस। तो एक यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आपके लिए, और दूसरा पूछेगा प्रथम थे ट्रिगविली, यूएनओ के प्रथम महासचिव थे ट्रिगविली, जो कि 1 फरवरी 1946 में यूएनओ के प्रथम महासचिव बने थे। तो आपके लिए एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन ये तैयार हो गए। और देखिए ये क्वेश्चन हो गए, जैसा कि ये तो आप सभी ज़्यादातर पढ़ते ही होंगे, यूएनओ का स्थापना, यूएनओ कहाँ, यूएनओ का मुख्यालय, यूएनओ में कितने सदस्य हैं। और लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छे लेवल का है कि सबसे नवीनतम सदस्य साउथ सूडान ने यूएन का सदस्य कब बना? तो 14 जुलाई 2011 को बना। तो आइए और बात करते हैं यूएनओ के बारे में विस्तार से। इतना तो सफिशियंट था 1 लाइनर एग्जाम्स के बारे में, अर्थात थोड़े बहुत छोटे मोटे एग्जाम के लिए। थोड़े अब उसके लेवल में थोड़ा और बढ़ के देख लेते हैं। यूएनओ के भाग यानी यूएनओ के अंग। तो आपको वर्तमान में दिख रहा होगा, यूएनओ दिखा है, ये संयुक्त राष्ट्र का चिन्ह लगा है, इसके 6 भाग दर्शाए गए हैं ये करके। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, यूएनओ के 6 ही अंग हैं। जब यूएनओ की स्थापना हुई तो यूएनओ के 6 अंग रखे गए, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस में क्या था, उसके अंतर्गत कुछ नहीं था, ज़्यादा कुछ नहीं था। तो इसके सभी भागों को देखते हुए, एक भाग यूएन के कार्यालय के लिए, एक भाग सुरक्षा के लिए, एक भाग कार्य के लिए, एक भाग देशों में आर्थिक स्थिति के लिए, एक भाग देशों के विवाद को सुलझाने के लिए, इन सभी को देखते हुए यूएनओ के 6 भाग रखे गए, जो आपके सामने वर्तमान में रखे हुए हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे तो मैं आपको इस आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, तो आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और वीडियो वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाला वीडियो की हर एक पीडीएफ भी आपको मिल सके और एकदम धमाकेदार कॉन्सेप्ट आप तक पहुंच सके। तो आइए बात करते हैं यूएनओ के अंगों के बारे में। यूएनओ का पहला जो अंग होता है वो होता है जनरल असेंबली, जिसे महासभा बोला जाता है। तो महासभा, आइए बात करते हैं यूएन के पहले अंग महासभा के बारे में। इसमें वर्तमान में 193 सदस्य हैं, वर्तमान में 193 राष्ट्र इसमें मौजूद हैं। जो अभी मैंने आपको बताया था, सबसे नया राष्ट्र कौन सा मौजूद है? साउथ सूडान यानी दक्षिणी सूडान, अभी बताया था आपको मैंने। तो जो 14 जुलाई 2011 को इसका सदस्य बना था। एवं यूएन के जनरल असेंबली का जो पहला अंग है, विभाग है, इसकी बैठक प्रत्येक वर्ष के सितंबर महीने में होती है। महासभा यानी जनरल असेंबली की बैठक प्रत्येक वर्ष के सितंबर महीने में कराई जाती है, अर्थात जिसमें हर राष्ट्र या देश का शासनाध्यक्ष
शासनाध्यक्ष बोलते हैं प्रधानमंत्री को। जैसे हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति, उसी प्रकार देश का शासनाध्यक्ष होता है, जो शासन कर रहा होता है, वो होता है प्रधानमंत्री। तो शासन अध्यक्ष प्रधानमंत्री भाग लेते हैं, अर्थात हमारे नरेंद्र मोदी साहब भी जब होगा तो इसमें जाएंगे और जाते हैं। और इसीलिए अर्थात क्योंकि इसमें विश्व के सभी राष्ट्रों अर्थात शासन के नेता, सभी शासन राष्ट्रों के नेता शासनाध्यक्ष जाते हैं, इसीलिए इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। इसीलिए इसे विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है। इसमें सदस्यों की संख्या जो मैंने बताई थी 193 है। 193 सदस्यों को ही हर वर्ष के लिए, एक वर्ष के लिए इसका अध्यक्ष बनाया जाता है, अर्थात एक बैठक के लिए हर एक बैठक में इसका नया अध्यक्ष होता है। इसमें 193 को ही क्रमशः सदस्य बनाया जाएगा। और आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा एक क्वेश्चन, यूएनओ में विश्व की पहली महिला यूएन अध्यक्ष वो विजय लक्ष्मी पंडित, वो इस जनरल असेंबली की ही अध्यक्ष भारत की तरफ से नियुक्त की गई थी। मतलब भारत की तरफ से जो अध्यक्ष भेजा गया था वो विजय लक्ष्मी पंडित को भेजा गया था, जो 1953 में यूएन की प्रथम महिला विश्व की अध्यक्ष बनी थी यूएन की। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लेवल का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बनलाडर एग्जाम के लिए। विजय लक्ष्मी पंडित भारतीय थी जो कि 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। ठीक है, तो आपका हो गया ये जनरल असेंबली। लीजिए जनरल असेंबली पे एक बार रिव्यू करते हैं दोबारा से। देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसे मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा आपको अपने यूट्यूब चैनल के मतलब वीडियो के अंत में, और टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन करूंगा, और वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा और वीडियो के पीडीएफ में मिल जाएगा। तो आइए बात करते हैं दूसरे के बारे में। यूएन का दूसरा अंग, जैसा मैंने आपको बताया था यूएन के 6 अंग हैं। पहला हो गया जनरल असेंबली, दूसरा आता है यूएनएससी, तो यूएनएससी के बारे में बात करते हैं। यूएनएससी इसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, अर्थात यह वह विभाग है जिसके अंतर्गत विश्व के अंतर्गत होने वाले विवादों पर चर्चा और विश्व के आपस में सिक्योरिटी के मामले और विश्व के आपस में इन चीज़ों को सुलझाया जाता है। अर्थात इस पर किसी पर अहिंसा नहीं करने दिया जाती। तो इसमें हमेशा सदस्यों की संख्या 15 रहती है। इसमें सदस्यों की संख्या 15 रहती है, जिसमें 5 स्थायी सदस्य हैं, मतलब जो परमानेंटली इसके मेंबर हैं यूएनएससी के, तो ये इसके 5 स्थायी मेंबर हैं, और जो कि अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस हैं। और इन सभी 5 सदस्यों को इससे एक विशेषाधिकार प्राप्त होता है जिसे वीटो कहा जाता है। इन 5 देशों को, इन 5 स्थायी सदस्यों को एक विशेषाधिकार की प्राप्ति होती है जिसे वीटो कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा भारत को वीटो क्यों नहीं मिल रही, अर्थात वह जो विशेषाधिकार है वो यूएन के भाग यूएनएससी के अंतर्गत आता है, वह यूएनएससी में दिया जाता है। अर्थात इसका फायदा क्या होता है, यूएन में जब जनरल असेंबली या जो मीटिंग होती है, तो उसमें जब कोई विवाद कोई देश किसी के साथ करता है, तो 193 देशों में से 192 देश एक तरफ हों, 192 देश किसी कार्य को गलत ठहरा रहे हों, लेकिन अगर वीटो वाला उस देश को सही कह रहा है और उस पर कह दिया उसने वीटो, उस पर अगर उस कार्य पर, उस प्रस्ताव पर उसने वीटो पारित कर दिया, तो उस प्रस्ताव की उन 192 सदस्यों की वैल्यू ही इतनी रहेगी जितनी कि उस एक की है। यही विशेषाधिकार है। तो आपको मैं बता दूं, यूएनओ में सबसे ज़्यादा वीटो का प्रयोग करने वाला देश वर्तमान में रूस है। सबसे ज़्यादा यूएन में जो वीटो का प्रयोग करता है वो रूस करता है, ये वाला व्लादिमीर पुतिन जी करते हैं। आगे बात करते हैं। 15 सदस्यों में से 5 सदस्यों की बात की,
अब बात करते हैं, इसमें 5 सदस्यों के अलावा 10 अस्थायी सदस्य भी होते हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। अर्थात जो 5 स्थायी सदस्य थे, परमानेंट मेंबर थे, उनका कार्यकाल ऑलवेज था, परमानेंट था, लेकिन जो टेम्परेरी मेंबर हैं इनका कार्यकाल 2 वर्ष बाद होता है। ये 193 में से सेलेक्ट मतलब चिन्हित होके जाते हैं, 193 में से उठाए जाते हैं जो इसमें रखे जाते हैं और 2 वर्ष के लिए अध्यक्ष बनाए जाते हैं, इसके अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी सदस्य, जो कि भारत भी इसका 2021-22 में सदस्य है और अब तक कुल 8 बार भारत इसका अस्थायी सदस्य बन चुका है यूएनएससी का। क्लियर आपको ये मुद्दा? तो आपको यूएनएससी भी क्लियर हो गया होगा। ये रक्षा के क्षेत्र में काम करने वाला विभाग है यूएनओ का, जिसे यूएनएससी कहा जाता है, यूनाइटेड नेशंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसमें सदस्यों की संख्या और आप ये सब देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, तीसरा विभाग की बात करते हैं, वो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। लीजिए आपके सामने आ गया, तीसरा विभाग है ईएससी यानी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। यह विभाग यूएनओ का विश्व के आर्थिक सुधारों अर्थात पैसों से होने वाले बातों को एवं सामाजिक सुधार लोगों के इस क्षेत्र में कार्य करता है। अर्थात आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से विभाग के अंतर्गत यूएनओ विश्व में, जैसे किसी देश में अभी खाने की कमी है, किसी देश में खाने की कमी है तो उसे यूएन खाना प्रोवाइड कराता है, यूएन के माध्यम से उसे, जैसे ज़्यादा गरीब देश हैं उन्हें खाना दिया जाता है। तो ईएससी के एक विभाग, खाद्य विभाग के तहत ही उसे मदद दी जाती है। तो ये सामाजिक कार्य जो होते हैं वो यूएनओ के विभाग ईएससी के अंतर्गत होते हैं, जिसके जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा आदि, इन सभी सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में यह होता है। और इसकी जो बैठक होती है वह प्रत्येक वर्ष के 2 बार होती है। इसकी बैठक प्रत्येक वर्ष में 2 बार की जाती है, अर्थात इसका अधिवेशन 2 बार बुलाया जाता है। पहली बैठक अप्रैल महीने में न्यूयॉर्क में होती है और दूसरी बैठक जुलाई में और जिनेवा में की जाती है। अर्थात इसमें देखा जाता है कि कौन से देश में क्या स्तर है लेवल का, किस देश का लेवल क्या है और किस देश में शिक्षा, चिकित्सक कितने कितनी डॉक्टरी सुविधाएं हैं, कितनी खाने की, कितना उनका, ये सब देखा जाता है इसमें। बात करते हैं आगे जो मेन इम्पोर्टेंट है वो एक और है, लीजिए मैं आपके लिए सामने लेके आ रहा हूँ। ये है आपका जो यूएनएससी के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है ये, इसका आपको बहुत से एग्जाम में मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई, जो कि हेग नीदरलैंड में स्थित है। आपको मैं एक बात बता दूं अच्छे कॉन्सेप्ट वाली, यह एकमात्र यूएन का ऐसा अंग है जो यूएस से बाहर स्थित है, और सभी जितने भी यूएन के अंग हैं सभी यूएसए में स्थित हैं, लेकिन यह एकमात्र ऐसा यूएन का अंग है जो यूएन से बाहर है, दूसरे देश में स्थित है। तो इसमें इसका प्रयोग यह हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों के विवादों के लिए बनाया गया है, जिसका समाधान किया जा सके। अर्थात 2 देशों के 2 राष्ट्रों के मध्य जो विवाद हो तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बनाया गया है। आगे बात करते हैं, तो इसमें न्यायालय, आपको पता होगा सभी न्यायालयों में जज होते हैं, जैसे हमारे यहाँ सभी जगह पे। तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की संख्या 15 है, 15 होती है, और प्रत्येक जज का कार्यकाल उनका कितना होता है, 9 वर्ष का। हमारे यहाँ जैसे सभी का होता है, तो इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। और इसमें जो वर्तमान में भारतीय में एक भारतीय जज भी कार्यरत हैं, जो कि दलवीर भंडारी जी हैं। भारतीय मूल निवासी दलवीर भंडारी भी इसमें ICI इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक जज के रूप में कार्यरत हैं।
कितना ऊंचा नाम है इनका, कितना अच्छा काम है, एक भारतीय। आइए आगे बात करते हैं सेक्रेटरी, सचिवालय। तो आपको पता ही चल गया होगा, जैसा कि नाम से 5वां जो भाग है यूएन का वो है सचिवालय, जिसे सेक्रेटरीट कहते हैं। तो आपको सेक्रेटरी सचिवालय से ही पता चल रहा होगा नॉर्मली कि सचिव का मुख्य कार्य क्या होता है, लेखा जोखा और लेखा पढ़ी, यही तो होता है। जी हाँ, यही है। अर्थात यह वही विभाग है, यूएन का वह विभाग है जो कि वो मुख्यालय के जो संगठन के जो मुख्य कार्य हैं उनका लेखा जोखा रखता है और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन कराता है और उनके बारे में सभी को जानकारी मीटिंग कराता है और सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को कार्यों को जांचता है। यही सचिवालय है। तो ये सब सचिवालय है और इन सभी ये जो कार्य होते हैं यूएन वाले, अधिकतर कार्य सभी सचिवालय के अंतर्गत ही आते हैं। तो कोई नियम बनेगा तो पहले सचिवालय से बनेगा, कोई नियम हटाया जाएगा तो सचिवालय से हटाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। तो ये सभी सचिवालय के कार्य होते हैं। तो आइए बात करते हैं, और उनमें नियम और उनमें सभी देशों की सहमति भी होनी चाहिए, खासकर स्थायी सदस्यों की सभी की। तो सचिवालय का जो वरिष्ठ अधिकारी, सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो होता है महासचिव, जिसे महासचिव बोला जाता है। जो मैंने अभी आपको बताया था, वर्तमान में यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। आपको समझ में आ गया होगा वो कौन से विभाग के सचिव होते हैं, पूरे यूएनओ के होते हैं, लेकिन यूएनओ में कहाँ से होते हैं वो, सेक्रेटरीट में से। तो आपने देख लिया। अच्छा, जो एंटोनियो गुटेरेस हैं ये मूल निवासी पुर्तगाल के हैं, पुर्तगाल के निवासी हैं। अच्छा, बात करते हैं प्रथम महासचिव कौन थे यूएनओ के। यूएनओ के प्रथम महासचिव थे ट्रिगविली, जो नॉर्वे के निवासी थे। तो ये होता है सेक्रेटरीट का कार्य। आइए बात करते हैं अगले यूएन के अंग की, अगले यूएन के भाग की। अगला एवं खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। जो अगला भाग है यूएन का वो है न्यायसत्ता, यानी न्यायसत्ता परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल। जैसा कि आपको पता चल गया होगा नाम से, ट्रस्ट क्या होता है, ट्रस्ट में से होता है फंड, यानी इकट्ठा करना, पैसा इकट्ठा करना, वही तो ट्रस्ट होता है। तो आपको बता दूं, हाँ, ट्रस्ट ही। तो इसका मुख्य जो कार्य होता है वही होता है ट्रस्टीशिप का, कि उसमें यूएन के खर्चे वर्चे के लिए जो बैठक कराई जाती है उसके लिए खर्चा, और यूएन के कार्यों के लिए खर्चे के लिए यह विभाग बनाया गया था। लेकिन जब यूएन में बहुत से मेंबर जुड़ने लगे 1946 के बाद, तो जुड़ते गए, तो यूएन को सभी देशों को कुछ ना कुछ देना होता है, तो पैसे के रूप में, आर्थिक मदद के तौर पे। तो जब सभी देशों के द्वारा इसका वर्चस्व, संगठन का बहुत ज़्यादा वर्चस्व हो गया, तो सभी देशों द्वारा यूएनओ को मुख्य रूप से मदद मिलने लगी, अर्थात कार्यों के लिए सभी निश्चित रूप से पैसा मिलने लगा। तो इसे 1994 में हटा दिया गया, इसे संसद के अंगों से बाहर कर दिया, अर्थात इसे क्लोज कर दिया गया, जैसा कि मैंने आपको नीचे लिख भी दिया है, क्लोज इन 1994। तो कैसा लगा फ्रेंडों, मेरे दोस्तों, प्रिय मित्रों, आज का आपको वीडियो। जैसा कि मुझे लग रहा है कि आज तक जितना हो सकता था यूएनओ के बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, और जो कुछ गलती हो वो कमेंट में बताएं, कमेंट भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आने वाला वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज का वीडियो देखने के लिए मैं आपके लिए दो बात कहना, एक वर्ड लिखना चाहूँगा स्क्रीन पर। मैंने आपको बताया था आज मैं पेन का उपयोग ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि पेन बोर्ड पर ढंग से काम नहीं कर पा रही है। तो इसके लिए आपके लिए एक वर्ड लिखा है, ये वैसे आपके लिए कम है लेकिन फिर भी ट्राई किया है। और मैं आपको बता दूं भाई, इस वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए मैं वीडियो का पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, जिससे आप वीडियो मेरे चैनल के टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो, और ये सभी जानकारी जो आपको मैंने दी है इन्हें पा सकते हो, ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।